everyone, I'm Vishali Kaushik here, and again welcome back to my channel, students. So you know very well, as we have discussed in the previous video, the initial part of your chapter, that is which is also belong to your class 9th, laws of motion. और लॉज ऑफ मोशन से पहले भी आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ से पहले भी काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं. इम्पल्स क्या होता है और इसके कुछ केसेस थे, वो आपको एक केस मैंने डिस्कस किया था, बाकी दोनों केसेस आपको खुद से करने थे. नाउ इन द सेकेंड वीडियो, दैट मीन्स टुडेज वीडियो, वी विल डिस्कस न्यूटन सेकेंड लॉ. एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू योर क्लास 9 सिलेबस, और ये एक्चुअली इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये CBSE के अकॉर्डिंग इस साल थोड़ा रिड्यूस हो गया है सिलेबस. तो इसमें ये टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ. व्हाट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ? देखो क्लास 9th में आप लोग पहले पढ़ चुके होते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है. देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ आपका होगा यहाँ पर. न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर आप बात करें इनडायरेक्टली में भी कहें, जैसे आप पढ़कर आएँ कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. इस योर सेकेंड लॉ, ये आपका क्या था? फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, वैसे तो आप प्रूफ कर चुके थे इसको 9th क्लास में कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt होता है. देन इन द लास्ट यू विल गेट द फार्मूला of f is equals to, that means force f is equals to m into a, mass into acceleration. Okay, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक आप यहाँ पर देखिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ एक्चुअली क्या है आपका. न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ, देखिए ये जो नोट्स हैं आपको, एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है. तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी इस सेशन के लिए अगर हट भी गया है, तो वैसे तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है ही. फर्दर कंपटीशन में अगर आप जाते हैं आगे, अगर इस क्लास के बाद जैसे आप कंपटीशन में जाएंगे, तो ये टॉपिक्स तो आपको पता होने ही चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं. तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है आपका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताया था ना अभी, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड, and the change take place in the direction of force is directly proportional to the applied and the change take place in the direction of force. For example, आपने इस बॉडी पर क्या लगाया है? एक फोर्स एक्ट हुआ है इस बॉडी पर. इस बॉडी पर जब आपने फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, और फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या चेंजेस, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था तो इसी डायरेक्शन में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे. इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है. सो देखिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम की बात हुई थी. सो वी नो वेरी वेल दैट व्हाट P इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू वी. लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट इज लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी. डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टी. अब डिफ्रेंशिएशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप्स क्या हैं इनके. अब हम इसको बेसिक टर्म से नहीं लेके चलेंगे, डायरेक्ट उसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको. ऊपर की टर्म को आपके पास लिखा हुआ है P इज इक्वल टू m इंटू वी. तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? P को डिफ्रेंशिएट करिए. कैसे करेंगे आप? dp ओवर dt इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर देखिए ये मास है आपका, तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी वेरी नहीं करता, ये आप पहले भी जानते हैं. मास वेरी नहीं करता, वेलोसिटी वेरी करती है. तो मास इज़ अ कांस्टेंट, एक साइड हो जाएगा. डिफ्रेंशिएट आप करेंगे किसको? dv ओवर dt को, ठीक है. आई थिंक अब आप जानते हैं कि जो dv ओवर dt होता है, आपने जो क्लास 9th में डेरिवेशन किया था, ये बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग था. बेसिक टर्म्स इन द सेंस जो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन क्लास 9th में तो नहीं था, यहाँ पर भी हम यही रिजल्ट लेकर आएंगे. बट वी आर अप्लाइंग हियर द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन. वी आर अप्लाइंग हियर कैलकुलस मैथड. कैलकुलस का है ये मैथड आपका, हम यहाँ पर ये मैथड अप्लाई कर रहे हैं. सो dp ओवर dt इज इक्वल टू m dv ओवर dt. व्हाट इज dv ओवर dt? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन इक्वल होता है एक्सेलरेशन के. सो वी कैन से दैट इन द नेक्स्ट स्टेप dp
ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, देखिए मास तो एज अ कांस्टेंट अलग रहेगा ही, और यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन आएगा, सो डी पी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए हो जाएगा आपका। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एम इंटू ए ये क्या होता है, ये भी आप पढ़ कर आए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, आपने देखा कि डी पी ओवर डी टी जो होगा वो किसके इक्वल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एफ के। तो अब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ यू कैन सी हियर द लास्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, हमने यहाँ तक फिनिश किया था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी ओवर डी टी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या कंडीशंस आई हैं, अब आपने क्या किया, फिर वहाँ पर टी पी ओवर डी टी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया है, फोर्स। टी पी ओवर डी टी के प्लेस पे आपने रखा फोर्स, तो f इज़ इक्वल्स टू किसके इक्वल था, m इंटू ए के। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, सॉरी, तो आप इसको हटा करके कॉन्स्टेंट k यूज़ करेंगे, और k की वैल्यू क्या हो जाती है 1, सो f इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। ओके, नाउ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, इम्पल्स, है ना। इम्पल्स, देखिए इम्पल्स बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, एक्चुअली ये भी पढ़ चुके होते हैं, बट जब कर ही रहे हैं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है। तो व्हाट इज़ इम्पल्स हियर, देखिए इम्पल्स इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फॉर्म विच एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एक मिनट, ओके, सो नाउ वी आर, ओके, कहाँ पर थे एक्चुअली, यस इम्पल्स हमें डिस्कस करना था। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पल्स, हाँ ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ इम्पल्स, ओके। सो इम्पल्स देखिए काफ़ी 9th क्लास का ही टॉपिक है, और इम्पल्स एक्चुअली कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है अगर देखें तो। इम्पल्स क्या है, एक तरीके से जैसे कोई बहुत बड़ा फोर्स एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगाया जाए किसी बॉडी पर। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस बॉडी पर हम कुछ चेंज करें, दैट मीन्स या तो मैं इस बॉडी के अंदर इसको एकदम से यहाँ पर ले आऊँ कुछ फोर्स लगा करके, और बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो मैं इस पर लार्ज फोर्स एक्ट करूँ, इस पर लार्ज फोर्स लगाया जाए, लेकिन 2 या फिर 3 सेकेंड के लिए लगाया जाए, तो 2 या फिर 3 सेकेंड के बाद हमें इसमें ये चेंज देखने के लिए मिलता है, तो ये आपका लार्ज फोर्स के अंदर आ जाता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए किया गया था और फाइनाइट चेंज करने के लिए किया गया था इसके मोमेंटम में। कोई ट्रक है फॉर एग्जांपल, आप ट्रक पे फोर्स लगा करके, अब फोर्स किसी भी तरह लगाइए आप ट्रक के ऊपर, आपने मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड दे करके उसको एकदम उसके अंदर चेंज किया, आपने उसको ट्रक को यहाँ से हटा करके यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो हैवी ट्रक था, हैवी चीज़ पर लार्ज फोर्स लगा करके उसके मोमेंटम में अगर आप चेंज करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब आप टाइम बहुत कम ले रहे हैं और फाइनाइट चेंज आपके लेकर आ रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर इस तरह से जो इम्पल्स कहा जाएगा आपका, तो इम्पल्स हो जाएगा किसके इक्वल, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, कितना लगाया और कितने टाइम के लिए आपने फोर्स लगाया, हाउ मच फोर्स आर यू अप्लाइंग हियर, कितना लगा रहे हैं आप फोर्स, कितनी अमाउंट में लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम। आप इसे डिनोट करेंगे किससे, जे से। अब इसकी जो डायमेंशन है वो आपको पता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जे इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन आप यहाँ पर लिखेंगे और टाइम की डायमेंशन आप यहाँ पर लिखेंगे, और दोनों को कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगी ये डायमेंशन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स। देखिए यहाँ पर केजी, यहाँ पर दिया हुआ है केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स है आपकी, इसकी जो यूनिट है ना केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स, अगर आप इसे ध्यान से निकालेंगे तो आपको पता भी है, वैसे तो फोर्स न्यूटन में होता है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन सेकंड भी हो सकती है इम्पल्स की यूनिट, लेकिन न्यूटन अगर आप देखें, न्यूटन को केजी में अगर आप सॉरी एमके सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए जो न्यूटन होगा वो इक्वल रखा जाएगा, न्यूटन इज इक्वल टू, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, तो एम किस में होता है, केजी में, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब आपने ये देखा कि 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो जे होगा, जे होगा तो फोर्स की यूनिट क्या बताइए अभी, केजी, हाँ जी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, टाइम से, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी आपकी केजी मीटर पर सेकंड। ओके, अब एप्लीकेशन भी आपको पता है, इसकी एप्लीकेशन है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। आपने देखा क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, तो जब क्रिकेट में कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा कैच करने के लिए बॉल को नीचे की तरफ झुका लेता है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, क्योंकि लार्ज फोर्स लग रहा होता है ना उस बॉल पर, तो उस फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए शॉर्ट टाइम, ड्यूरेशन भी यहाँ पे मायने रखता है कि आपने कितने टाइम में एक्शन
डायरेक्शन लिया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की और भी एप्लीकेशंस हैं और भी एग्जांपल्स हैं इसके, आप डिस्कस कर सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड 2 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ। ये भी पढ़ चुके हैं आप, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है वो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स एक्ट करती है। दिस इज़ योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखिए आप, इसके एग्जांपल्स भी हैं वैसे तो, वो रॉकेट एग्जांपल है इसका, रॉकेट काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। और कॉलिजन जो बाय चांस अगर आप बात करें कॉलिजन की, तो दो बॉल्स जब कॉलिजन करती हैं तो एक बॉल ने दूसरी बॉल पे जितना फोर्स लगाया, सेकेंड बॉल भी फर्स्ट बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। तो दिस इज़ योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। अभी हम यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बात कर लेते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही है। आप अगर चलते हैं, देखिए आपका चलना भी एक्शन रिएक्शन के अंदर ही आता है। आप चल रहे होते हैं तो आप प्रेशर लगाते हैं, आप फोर्स लगाते हैं ना अपने, जब आप चलेंगे तो फोर्स तो लगेगा ही ग्राउंड पे, तो उतना ही फोर्स आपके पैरों पर भी लगता है। रिएक्शन आपके ऊपर भी होती है उसकी। अगर आपने एक्शन किया है तो रिएक्शन भी होता है, तभी आप चल पाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आपका चलना भी पॉसिबल नहीं था। तो आप यहाँ पे देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बात की गई है कि दो बॉडी हैं ए और बी। तो जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो ए ने बी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, सिमिलरली बी ने ए पर भी फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। सो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो एफ ए बी मतलब बी पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ए की वजह से वो इक्वल है बी पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ए की वजह से, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके एग्जांपल देख लीजिए, बुक्स केप्ट ऑन अ टेबल, किसी भी टेबल पे बुक्स का रखना। अगर बुक्स रखी हुई है रेस्ट में तो उनका एक वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, उन पे अपोजिट डायरेक्शन में जो, फॉर एग्जांपल देखिए ये बुक रखी हुई है तो इनका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, बिल्कुल इसके वर्टिकल डायरेक्शन मतलब इसके अपोजिट उसी डायरेक्शन में। स्विमिंग करते हुए देखिए आप क्या करते हैं, जब आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते हुए आप वाटर को पीछे की तरफ, आप अपने हैंड को मूव करते हैं ना, तो वाटर को आप पीछे की तरफ करते हैं तब आप आगे की तरफ जा पाते हैं। आप आगे की तरफ तब जाते हैं जब वाटर पीछे की तरफ आपके हैंड के थ्रू पीछे की तरफ जाता है। आप अपने वेट के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, वेट के इक्वल आप अपने वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, उस वाटर को डिस्प्लेस करते हैं और तब आप आगे की तरफ जा पाते हैं। तो आपने एक्शन किया वाटर को पीछे करने का, तो वाटर ने आपको आगे की तरफ फोर्स लगाया कि आप आगे की तरफ जाइए, तो आपका एक्शन हुआ वाटर पीछे करना और उस पर रिएक्शन क्या लगा, वाटर ने आपको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वॉकिंग भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए अभी बताया था वॉकिंग, स्विमिंग और बुक केप्ट ऑन अ टेबल, सबके एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ के ही एग्जाम्पल्स हैं ये लोग, ठीक है, कि ये सभी एग्जाम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं। नाउ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, देखिए शायद आप समझ जाएं इसमें। हाँ, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम जो है वो लोग, चलिए डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, इसको इतनी ज़्यादा थ्योरी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वेट, इसके डायग्राम आपको अलग से बना के बताते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली फिगर आपके सामने है एंड आई थिंक आप समझ जाएंगे आप जल्दी से ही इसमें क्या सिचुएशन है। इसमें काफ़ी सारे फोर्सेस एक साथ एक्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा टिपिकल वे में इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही इजी गोइंग वे में आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको क्या डिस्कस करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप मान लीजिए हॉर्स है और हॉर्स के पीछे एक कार्ट है, ठीक है। इस कार्ट का जो मास है आप इसे कैपिटल M सपोज करेंगे और हॉर्स का जो मास है उसे आप स्मॉल a कंसीडर करेंगे। अब देखिए जैसे ही हॉर्स और ये जो हॉर्स और कार्ट है किसी रोप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो जैसे ही हॉर्स चलना शुरू करता है तो सबसे पहले हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स ग्राउंड पे एक प्रेशर लगाता है। चलने के लिए हॉर्स क्या करेंगे, ग्राउंड पे प्रेशर लगाएगा। देखिए यहाँ पे दी हॉर्स वाइल पुलिंग द कार्ट प्रोड्यूसेस ए टेंशन T इन द स्ट्रिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियली दी हॉर्स प्रेसेस द ग्राउंड, सबसे पहले उसने क्या किया है, वो प्रेस कर रहा है ग्राउंड को। तो जैसे ही वो चलेगा तो जिस रोप से वो कनेक्ट है वो रोप खींचेगी आगे की साइड, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, रोप खींचेगी तो वहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन, किस में, रोप में।
क्लियर है ना। अगर इसको दोबारा देखें, ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे ये आपकी कार्ट है और यहाँ पे हॉर्स कनेक्ट है आपका। तो इस रोप से जिससे कनेक्ट है, जैसे ही हॉर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है तो आगे की तरफ जाने की वजह से एक टेंशन टी क्रिएट हो जाएगी, खिंचाव हो जाएगा किसके अंदर, रोप के अंदर। और जैसे ही हॉर्स चलना स्टार्ट करेगा तो वो ग्राउंड पे भी प्रेशर लगाएगा। ग्राउंड को जब वो इनिशियली प्रेस करेगा, फोर्स लगाएगा यहाँ पर F, तो ग्राउंड भी इस पर फोर्स लगाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क करेगा, रिएक्शन R। इन दोनों फोर्सेस को देख लीजिए, ये R और ये F और ये आपकी टेंशन। 3 फोर्सेस क्लियर हो गए, ठीक है। क्या बताया देख लीजिए दोबारा से। यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स जैसे ही चलना स्टार्ट करता है तो वो प्रेस करता है ग्राउंड को, तो वो कितना फोर्स लगाएगा यहाँ पे F, और F को बैलेंस कौन करेगा, ग्राउंड भी रिएक्शन करेगी, ये बैलेंस करेगी फोर्स को इस डायरेक्शन में। और हॉर्स ने जैसे ही आगे की तरफ चलना स्टार्ट किया है तो रोप में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन, एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा, इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जैसे ही वो हॉर्स आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है आपकी, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका। ये आप वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। रिजल्टेंट अगर कोई वेक्टर है आपके पास तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं आपके पास, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेगी किसको, इस टेंशन को, और वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा किसको, फोर्स के वेट को, जो कि किस में वर्क करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने देखिए कितने सारे फोर्सेस हो गए यहाँ पर। वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, ये किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन को, फोर्स को बैलेंस कर रही है रिएक्शन। ये सभी फोर्सेस एक साथ एक्ट हो गए। अब यहाँ पर इसके अलावा भी एक फोर्स और बचता है अभी, देखिए। तो जैसे ही आपने बात करी कि एक मिनट रुकिए, तो जैसे आपने बात की कि कार्ट, ये जो कार्ट है, जब हॉर्स आगे की तरफ जाएगा, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हॉर्स जाता है तो जो आपकी टेंशन है, क्योंकि जो टेंशन है वो एक आगे की तरफ होगी एक्ट, और टेंशन के अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखिए वो बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंस करने से पहले इस जब कार्ट भी आगे की तरफ जाएगी, फोर्स आगे की तरफ जाएगा तो कार्ट भी आगे की तरफ जाएगी। तो क्योंकि कार्ट का कनेक्शन किससे है, ग्राउंड से, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। जब कार्ट आपकी आगे की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ वर्क करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये देखना है कि ये फोर्सेस कैसे एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करने वाली कंडीशन में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि हॉर्स भी आगे की तरफ जाएगा और कार्ट भी आगे की तरफ जाएगी। हॉर्स को आगे की तरफ जाने के लिए जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और टेंशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है तो जो रोप है, रोप के अंदर क्या हो रहा है, वो खींच रही है रोप, तो टेंशन दोनों कनेक्ट है, टेंशन इस डायरेक्शन में। तो अब H और T का अगर हम कंपैरिजन करें तो H ग्रेटर देन होना चाहिए T के कंपैरिजन में, तभी तो फोर्स आगे की तरफ जाएगा। जब इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, तभी तो वो इस डायरेक्शन में जा पाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, टेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा होगा टेंशन के कंपैरिजन में, तो ये एक फोर्स हो गया, और फोर्स किसके इक्वल होता है, M × A के। तो आप H - T करेंगे तो एक्चुअली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, हॉर्स, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका, ये बड़ा होना चाहिए, मतलब H में से T माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स इक्वल होगा जो हॉर्स पे एक्ट हो रहा है। नेट फोर्स जो हॉर्स पे लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस टेंशन इज इक्वल टू किसके, नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, और मास किसका, हॉर्स का, एक्सेलरेशन आगे चलने के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ फोर्स H - T इज इक्वल टू M × A क्यों बोला गया, ये सभी कंपोनेंट को ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये कार्ट और एक ये फोर्स, और जिस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लग रहे थे, तो हॉर्स के आगे की तरफ जाने के लिए H ग्रेटर देन होना चाहिए था T से। तो नेट फोर्स जो हॉर्स पे लगेगा, आप कैसे निकालेंगे नेट फोर्स, H बड़ा है तो उसमें से माइनस करेंगे T, और ये फोर्स इक्वल होएगा मास इनटू A के। अब बात करेंगे, क्योंकि हॉर्स आगे की तरफ जाएगा तो कार्ट भी आगे की तरफ जाएगी। अब कार्ट के आगे की तरफ जाने की कंडीशन क्या है, ये कार्ट आगे की तरफ कब जाएगी, यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, अगर F ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कार्ट तो पीछे की तरफ चली जाएगी, इसीलिए F क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, टेंशन से।
तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? अब कार्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कैसे निकालोगे? टी बड़ा है तो टी माइनस एफ, और ये नेट फोर्स है तो नेट फोर्स किसके इक्वल रखा जाएगा? नेट फोर्स होता है एम इंटू ए के। मास कितना है? कैपिटल एम। दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी। नाउ you are having two equation number 1 and equation number 4 of the net forces which are acting respectively on the horse and the cart. Now add both of these equations. इन दोनों equations को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। h माइनस टी, इक्वेशन क्या बनी थी? h माइनस टी और t माइनस एफ इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल m और कैपिटल एम। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? h माइनस एफ इज इक्वल टू स्मॉल a कॉमन स्मॉल m प्लस कैपिटल एम, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा, a इज इक्वल टू h माइनस एफ अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। अब a पॉजिटिव कब होगा? जब h पॉजिटिव होगा। ये वाली चीज़ कब पॉजिटिव आएगी? जब आपकी h माइनस एफ पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम। डिफरेंट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से फोर्सेज वर्क करते हैं और बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। नाउ वी विल डिस्कस एपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।